फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 10th 2022 के रिगार्डिंग, जिसमें साइंस के ऑब्जेक्टिव का फर्स्ट सीरीज हमने लाया है, जिसमें आपका टोटल 80 क्वेश्चन है जो कि हम डील करने वाले हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है फ्रेंड्स, तो आप लोग इस वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहला जो है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मेरा सबसे पहला क्या है कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, यानी कि मोटर गाड़ी का जो चालक होता है उसके सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है। तो देखिए फ्रेंड्स, वो दर्पण कौन सा रहता है? उत्तल दर्पण रहता है। आपका जो राइट आंसर क्या हो गया? उत्तल दर्पण। और उसके बाद जो है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब होता है, यानी कि समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब जो बनता है वो कैसा बनता है? तो ऑप्शन नंबर ए है वास्तविक, ऑप्शन नंबर बी है काल्पनिक, या दोनों, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या है फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि काल्पनिक होता है। और उसके बाद जो फ्रेंड्स है, यहाँ पे तीसरा है लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। तो आप लोग को यह आंसर पता होगा तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए में है डायोप्टर, बी में है ल्यूमेन, 3 में है लक्स, और डी में है एंगस्ट्रम। तो देखिए फ्रेंड्स, राइट इसका आंसर क्या होगा? डायोप्टर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, चौथा जो क्वेश्चन है, यानी 4 नंबर जो मेरा क्वेश्चन है, कह रहा है कि प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं, यानी कि जो प्रकाश के किरण का जो समूह होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर पहला है प्रकाश स्रोत, बी है किरण पुंज, और इसका है सी है प्रदीप्त, और डी है प्रकिरणन। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि किरण पुंज जो है वह बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। और उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब जो है 5 क्वेश्चन है मेरा, कह रहा है कि मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, यानी कि मानव का जो नेत्र होता है उसके किस भाग पे हम लोग का जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो उसका कौन सा भाग पे बनता है फ्रेंड्स? रेटिना, या उसको हम लोग दृष्टि पटल भी बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। और उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, 6 नंबर जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि, हाँ ध्यान दीजिएगा, कि तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है, यानी कि जो हम लोग का रात में आप लोग देखते होइएगा कि तारा टिमटिमाता है, वह किस घटना पर आधारित है। तो देखिए फ्रेंड्स, वह किस घटना पर आधारित है? अपवर्तन के सिद्धांत पर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। और उसके बाद जो नेक्स्ट है 7 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि जो नेत्र निकट स्थिति वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है उस नेत्र में होता है, यानी कि जो फ्रेंड्स कहने का मतलब, देखिए आप लोग का अगर कोई मानव है ना कि नज़दीक का वस्तु क्लियरली नहीं देख पाता है, उसको कौन सा दृष्टि दोष होता है फ्रेंड्स? तो वो होता है दूर दृष्टि दोष होता है। और अगर दूर का कोई वस्तु नहीं देख पाता है व्यक्ति, तो वो क्या होगा? निकट दृष्टि दोष हो गया। आप लोग ये ध्यान में दोनों रखिएगा। और उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, 8 नंबर जो क्वेश्चन है वो है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है वह कौन सा होता है। अब देखिए फ्रेंड्स, तो वो सबसे जो विचलन कोण सबसे अधिक किसका होता है? तो वो बैगनी रंग है, जिसका विचलन कोण सबसे अधिक होता है। और तरंग दैर्घ्य होता है वो किसका अधिक होता है? लाल रंग का। आप ये क्वेश्चन ध्यान में जरूर रखिएगा, ये हमेशा पूछा ही जाता है अक्सर। और आपको तो और बता देते हैं कि विचलन कोण जो हो गया बैगनी का सबसे ज़्यादा होता है, और विचलन कोण सबसे कम किसका है? लाल का। और उसके बाद तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक किसका होता है? लाल का, और सबसे कम किसका होता है? बैगनी का। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अब उसका देखिए फ्रेंड्स, 9 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटित होती है, यानी कि जब हम लोग प्रिज्म से प्रकाश को गुजारते हैं तो वो कौन सी घटना है। तो क्या कौन सा घटना है?
वर्ण विक्षेपण जिसको हम लोग बोलते हैं, या उसको हम लोग बोलते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। और उसके बाद जो 10 नंबर जो मेरा क्वेश्चन है, कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, कि विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है, यानी कि विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या है, तो वो क्या है फ्रेंड्स, ओम है। यानी कि ओम का जो सिंबल होता है ये होता है। और अगर आप लोग को ऑब्जेक्टिव में ये भी दे दे सिंबल, तो आप लोग समझ जाइएगा कि ये क्या है, ओम है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। और उसके बाद जो 11 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, यानी कि जो विभवांतर होता है उसका एसआई मात्रक क्या होता है, तो वो होता है वोल्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। और उसके बाद जो मेरा 12 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वो कह रहा है कि टंगस्टन, क्या कह रहा है कि टंगस्टन निम्नलिखित में से किस ताप पर पिघलता है। जो मेरा टंगस्टन धातु है वो कौन से ताप पे पिघल जाता है, तो देखिए फ्रेंड्स वो 35 डिग्री सेल्सियस पे जो है मेरा टंगस्टन धातु जो है वह पिघलना शुरू हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। और उसके बाद जो फ्रेंड्स है, कह रहा है कि यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो फिलामेंट का प्रतिरोध, प्रतिरोध को हम लोग किसी से डिनोट करते हैं, आर से, इससे, तो यही हम लोग को निकालना है। इसमें क्या क्या दिया हुआ है फ्रेंड्स, V का मान दिया हुआ है और I का मान दिया हुआ है, यानी कहने का मतलब वोल्टेज और करंट का मान दिया हुआ, हमको R निकालना है। तो फ्रेंड्स आप लोग ओम्स लॉ से जानते हो एक रिलेशन कि V बराबर जो होता है क्या होता है फ्रेंड्स, V बराबर जो होता है IR। तो अगर यहाँ से हम लोग R का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, V बटा I, यानी कि जो V बटा I हुआ, तो यानी कि V का जो मान कितना है 220 है, यहाँ पे ध्यान दीजिए कितना है फ्रेंड्स 220 बटा कितना है 2, यानी कि ये से कटेगा तो कितना 110 ओम हो जाएगा, कितना होगा 110 ओम, यानी कि जो ऑप्शन नंबर मेरा डी बिल्कुल सही है। यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा। और इसके बाद 14 नंबर जो क्वेश्चन है, कह रहा है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है कि 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। कहने का मतलब 1 किलोवाट घंटा जो होता है वो किसके बराबर होता है, तो वो होता है 3.6 गुने 10 टू दी 6, यानी कहने का मतलब है 3.6 गुने 10 टू दी पावर 6 जूल के बराबर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो मेरा सी है बिल्कुल सही है। और उसके बाद जो फ्रेंड्स है मेरा, वो देखिएगा यहाँ पे है कि डायनमो का सिद्धांत जो आधारित है वो किस पे है, तो डायनमो किस सिद्धांत पे वर्क करता है या किस सिद्धांत पे आधारित है, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर जो मेरा है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर जो है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण के आधार पे हम लोग का जो होता है, यानी कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण के आधार पर हम लोग का जो डायनमो है वह वर्क करता है। अब उसके बाद जो है फ्रेंड्स 16 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि 16 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत, यानी कि यहाँ पे विद्युत होगा, यहाँ पे विद्युत होगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है, यानी कहने का मतलब जो हम लोग के घर में जो लाइट होता है, वाइट वाला लाइट का नहीं बात हो रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोग का जो घर में पीला वाला जो बल्ब है उसमें कौन सा गैस भरा होता है, तो देखिए फ्रेंड्स उसमें जो गैस भरा होता है निष्क्रिय गैस भरी रहती है, उसमें कौन सा गैस भरा रहता है, निष्क्रिय गैस। तो ऑप्शन नंबर मेरा सी जो है बिल्कुल सही है। उसके बाद जो फ्रेंड्स है, कह रहा है कि भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होती है। देखिए भारत में जो हम लोग का जनरेट होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वो कितने हर्ज पे होता है, यानी कि उसका जो फ्रीक्वेंसी है वो कितना हर्ज होता है, कहने का मतलब उसका आवृत्ति जो है, फ्रीक्वेंसी कहिए या आवृत्ति कहिए, बात वही है, तो कितना हर्ज पे होता है, 50 हर्ज पे होता है। और उसका 18 नंबर जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है, तो देखिए फ्रेंड्स नाभिकीय ऊर्जा जो है बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा सी बिल्कुल सही है। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, और
19 नंबर जो मेरा क्वेश्चन है वो कह रहा है कि नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करने में प्रयुक्त होता है, यानी कि नाभिकीय विखंडन जो होता है उसको नियंत्रित किसी से किया जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, उसमें एक कैडमियम का छड़ लगा होता है जिससे हम लोग नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी मेरा बिल्कुल सही है। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। देखिए फ्रेंड्स, जीवाश्म ईंधन का इसमें से कौन कौन सा उदाहरण है आप लोग यहाँ से देखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, कोयला भी जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है, लकड़ी भी जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है, और गोबर गैस भी जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, ये सभी। और देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कह रहा है कि 21 नंबर जो है अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। देखिए फ्रेंड्स, अनवीकरणीय मतलब कहने का मतलब वैसा ऊर्जा स्रोत जिसका हम लोग दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं, है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनवीकरणीय स्रोत या अनवीकरणीय स्रोत हम लोग बोलते हैं। तो मेरा ऑप्शन नंबर जो कहने का मतलब ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। देखिए फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें जीवाश्म ईंधन आप लोग एक बार यूज कर लीजिएगा तो उसको ना तो आप दोबारा जो है रिसाइकल नहीं कर सकते हैं। सौर ऊर्जा है उसको हम लोग दोबारा रिसाइकल कर सकते हैं, पवन ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, ये सब का हम लोग दोबारा यूज कर सकते हैं। तो इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट है कह रहा है कि घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है। जो घर में जो हम लोग का तार प्रयुक्त होता है, ठीक ना, दो तार होता है, एक होता है क्या, गर्म तार, और एक होता है ठंडा। तो जो हम लोग का ठंडा तार होता है वो हमेशा कौन सा कलर का रहता है, काला कलर का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। और उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक जो होता है वो क्या होता है फ्रेंड्स, टेस्ला होता है, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक जो होता है वो क्या होता है, टेस्ला होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्या है, कह रहा है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी, फैराडे ने, मैक्सवेल ने, फ्लेमिंग ने, और उसका एक और है नीचे में कौन सा ऑप्शन दिया हुआ देख लेते हैं, एम्पियर ने। तो देखिए फ्रेंड्स, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया था, फैराडे ने किया था। और इसके बाद जो है फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो मेरा क्वेश्चन है वो देखते क्या है, कह रहा है कि यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि दी गई वोल्टता के स्रोत से जुड़े किसी चालक में प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्मा होती है, तो कौन सा होता है कि धारा के वर्ग के समानुपाती होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो मेरा होता है धारा के वर्ग के समानुपाती होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। और इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, जो मेरा 26 क्वेश्चन है कह रहा है कि नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो आप लोग का एक समीकरण दिया हुआ है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसका जो हम लोग को देखना है कि इसमें से कथन कौन सा सही है। कह रहा है कि कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है, कॉपर का अवकरण हो रहा है, कॉपर का नाइट्रेशन हो रहा है, या ए और बी दोनों। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि कॉपर का जो है ना ऑक्सीकरण हो रहा है। ऑक्सीकरण कहने का मतलब है कि कॉपर में ऑक्सीजन जो है वह ऐड हो रहा है, तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे कि कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो मेरा बिल्कुल सही है। और इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा एक अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो मेरा ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल सही है कि H2 प्लस Cl2 जो हम लोग का क्या मिलता है, दोनों जब संयोग करता है तो उसे हम लोग को क्या मिलता है, HCl, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, 28 नंबर जो क्वेश्चन है कह रहा है कि कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन जुड़ के हम लोग को है ना, कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन जब का अभिक्रिया हम लोग कराते हैं तो हम लोग को कॉपर और जल प्राप्त होता है। तो इस किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें आप लोग ध्यान दीजिएगा, अपचयन है। क्यों अपचयन है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वह विखंडित हो रहा है कॉपर से, ठीक ना, तो इसमें हम लोग को क्या बोलेंगे, अवकरण या सॉरी उपचयन, अपचयन होगा। इसका ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही है, यानी कि अपचयन होता है। उपचयन अगर का बात करेंगे उपचयन का, तो इसमें हम लोग का जो होता है ऑक्सीजन जो होता है वो ऐड होता है, लेकिन अपचयन में बात करेंगे तो ऑक्सीजन जो है वो हम लोग का हाइड्रोजन के साथ क्या होता है, ऐड होता है, ठीक। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है
कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से जो हम लोग का यौगिक बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत संयोजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, विद्युत संयोजी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। उसका 30 नंबर जो क्वेश्चन है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्या है, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक दहन अभिक्रिया है। तो देखिए फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए है, कह रहा है कि जल का उबलना, मोम का पिघलना, पेट्रोल का जलना, इनमें से कोई नहीं। देखिए फ्रेंड्स, पेट्रोल का जलना जो है एक क्या है, दहन अभिक्रिया है। तो यह हम लोग का कौन सा अभिक्रिया है, पेट्रोल का जलना दहन अभिक्रिया है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी मेरा बिल्कुल सही है। उसका देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि लिटमस विलयन जो बैगनी रंग का रंजक होता है, यह किस पदार्थ का बना होता है। जो लिटमस विलयन होता है ना, जो बैगनी रंग का रंजक होता है, वो किस पदार्थ का बना होता है। तो वह लीचेन का बना होता है। किसका बना होता है फ्रेंड्स, लीचेन का। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है ये आप लोग जरूर से जरूर ध्यान में रखिएगा, ये पूछा ही जाता है। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अब इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कह रहा कि निम्न में से, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, कह रहा कि निम्नलिखित में कौन सा गंधीय सूचक नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स, शकरकंद जो है गंधीय सूचक नहीं है। लौंग का तेल ये भी गंध देता है, प्याज भी गंध देता है, वैनिला भी गंध देता है। ठीक, तो ये हम लोग का जो है, अगर निम्नलिखित में कौन गंधीय सूचक नहीं है तो वो कौन सा है, शकरकंद है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अब नेक्स्ट हम लोग का जो 35 नंबर क्वेश्चन है वो ध्यान दीजिएगा, क्या है, कह रहा कि 33 नंबर है, सॉरी, निम्नलिखित में सबसे प्रबल लवण कौन है। तो देखिए फ्रेंड्स, NaCl जो होता है सबसे प्रबल लवण होता है। NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड जो होता है वह सबसे प्रबल लवण होता है, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए मेरा बिल्कुल सही है। उसका 34 नंबर क्वेश्चन जो है, जो कह रहा है कि 1 बिलियन किसी नीले लिटमस को लाल रंग में परिणत कर देता है, जो संभव विलयन का पीएच मान होगा। देखिए फ्रेंड्स, तो इसका जो पीएच मान होगा वो 6 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी मेरा है बिल्कुल सही है। अब ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे कह रहा है कि निम्न में कौन से धातु ठंडे जल से अभिक्रिया कर धातु के हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे सोडियम एवं पोटेशियम जो है वो जल के, ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करके धातु के हाइड्रा ऑक्साइड बनाता है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए मेरा बिल्कुल सही है। और उसके बाद जो 36 नंबर है कि निम्नलिखित में निम्न में कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो हम लोग का गोल्ड होता है वो ऑक्सीजन, यानी कि देखिए आप लोग का जो सोना का ही हम लोग आभूषण क्यों यूज करते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा ही जाता है कि हम लोग आखिर सोना और प्लेटिनम को यूज क्यों करते हैं आभूषण बनाने के लिए। तो इसका यही आंसर है कि ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता, इसीलिए हम लोग इसका यूज करते हैं आभूषण बनाने में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो मेरा बिल्कुल सही है। अब उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि कौन सा विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो तेज़ी से अगर कोई विद्युत का सुचालक है तो वो कौन सा है, चांदी है, जिसका है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही, यानी कि Ag। ठीक, और उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, तो ध्यान दीजिएगा कि शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है। जो हम लोग का शुद्ध सोना जो होता है फ्रेंड्स वो कितना होता है, 24 कैरेट का होता है। बट हम लोग का जो आभूषण बनता है वो कितना का बनता है, 22 और 23 जनरली, 22 और 23 कैरेट के जनरली हम लोग का आभूषण तैयार होता है। उसका देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है कि पीतल है। पीतल क्या है, तो पीतल जो है फ्रेंड्स वो मिश्र धातु है, ना तो धातु है और ना ही अधातु, वो क्या है, मिश्र धातु है। तो मिश्र धातु इसलिए है कि देखिए फ्रेंड्स वो कॉपर और जिंक का बना होता है, यानी कि कॉपर और जिंक को हम लोग जब मिक्स करते हैं तो हम लोग को क्या मिलता है, पीतल मिलता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। उसका देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 40 नंबर जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्न में से कौन किसे चाकू से काटा जा सकता है। तो देखिए फ्रेंड्स, आपका जो है लिथियम और पोटेशियम जो है ना, लिथियम और पोटेशियम को हम लोग चाकू से ईजिली काट सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है लिथियम है, तो लिथियम है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए हम लोग का बिल्कुल सही है। और उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट है, कह रहा है कि
सरलतम हाइड्रोकार्बन है, जो सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन सा है, वो है मीथेन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। और इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि वायु में CO2 गैस की उपस्थिति है। तो देखिए फ्रेंड्स, वायु में हम लोग का जो CO2 का उपस्थिति है वो कितना है, 0.03%, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। और इसके बाद जो नेक्स्ट है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है। तो चीनी का रासायनिक सूत्र जो होता है फ्रेंड्स, C12H22 और O11, यानी कि ऑप्शन नंबर जो मेरा सी बिल्कुल सही है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी मेरा बिल्कुल सही है। उसका तो कह रहा है कि सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र। देखिए फ्रेंड्स, आप लोग अणुसूत्र ध्यान में रखिएगा, क्योंकि एक दो क्वेश्चन एग्जाम में इससे पूछा ही जाता है, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा और हम इसी प्रकार के आप लोग के लिए टेस्ट सीरीज लाते रहेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा, कह रहा है कि सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र जो होता है क्या होता है, Na2CO3, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है मेरा बिल्कुल सही है। और उसके बाद देखिएगा 45 नंबर जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र जो होता है वो क्या होता है, C2H5OH होता है, यानी कि इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र क्या होता है, C2H5OH, यानी कि ऑप्शन नंबर बी मेरा बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। और नेक्स्ट जो है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कह रहा कि एथेनॉल, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कह रहा है एथेनॉल का क्रियाशील मूलक क्या होता है। जो एथेनॉल जो हम लोग का बनता है उसका क्रियाशील मूलक क्या होता है, OH होता है, यानी कि -OH, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। और इसका ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे कह रहा है कि आवर्त सारणी के उदर्ग स्तंभों को हम लोग क्या कहते हैं या क्या कहा जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, आवर्त सारणी के उदर्ग कहने का मतलब खारा, ठीक, तो खारा जो होता है स्तंभ को क्या कहते हैं, तो हम लोग बोलते हैं उसको वर्ग बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। और इसके बाद नेक्स्ट जो मेरा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य हैं। जो आवर्त सारणी होते हैं उसके प्रथम वर्ग में जो हम लोग का धातु होता है वो कौन सा धातु होता है, तो वह क्षारीय धातु होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी मेरा बिल्कुल सही है। उसका देखिए फ्रेंड्स, डी जो क्वेश्चन है, यानी कि 49 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होता है। तो देखिए मीथेन में जो होता है हम लोग का 4 सहसंयोजक बंधन होता है। यहाँ पे देखिए मीथेन का जो स्ट्रक्चर होता है ये होता है, चारों साइड से हम लोग का H जुड़ा होता है, यानी कि देखिए यहाँ पे 4 है, एक सहसंयोजक 2 3 और 4 होता है, तो कितना होता है, 4 होता है। तो आप लोग समझ गए। और इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, लोहे की परमाणु संख्या क्या होती है, यानी कि परमाणु संख्या से भी आप लोग के एग्जाम में एक दो क्वेश्चन रहते हैं, तो आप लोग परमाणु संख्या अच्छे से याद कर लेते। देखिए फ्रेंड्स, लोहे की जो परमाणु संख्या होता है वो कितना होता है, 26 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। और उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, कह रहा कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या होती है। देखिए आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी है, 18, तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। और इसका जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, पौधा में जो वाष्पोत्सर्जन होता है वो पत्ता में होता है, तो ऑप्शन नंबर जो मेरा सी बिल्कुल सही है। और इसका जो नेक्स्ट है, कह रहा है कि मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा होती है, तो कितना होता है, 20 mg, यानी कि ऑप्शन नंबर जो मेरा बी बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। और इसका जो नेक्स्ट है, कह रहा है कि श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है। तो देखिए फ्रेंड्स, 20% जो होता है वह श्वसन की क्रिया के टाइम में हम लोग का 20% ताप जो है निष्कासित हुआ था ऊर्जा के रूप में। और उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 55 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है क्या, कि मनुष्य के वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। तो देखिए फ्रेंड्स, मनुष्य का जो वृक्क होता है, ठीक है ना, वो किससे संबंधित है, तो पोषण, श्वसन, उत्सर्जन या परिवहन। तो देखिए फ्रेंड्स, यह किस चीज़ का भाग है, तो यह उत्सर्जन का भाग है। किस चीज़ का है, उत्सर्जन का भाग है। और इसके बाद ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, 56 नंबर जो मेरा क्वेश्चन है, कह रहा है कि पौधों के वायवीय भागों से जल के निष्कर्ष
की क्रिया कहलाती है। तो क्या कहलाता है? वाष्पोत्सर्जन, यानी कि क्या कहलाता है? वाष्पोत्सर्जन है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। और उसका यहाँ पे ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, कह रहा है कि हार्मोन स्रावित होता है, यानी कि हार्मोन जो है वो मेरा स्रावित होता है। कहाँ होता है? अंतस्रावीय ग्रंथि से। हम लोग का कहाँ से होता है हार्मोन जो स्रावित होता है? वो क्या होता है? अंतस्रावी ग्रंथि से, यानी कि ऑप्शन नंबर जो मेरा ये बिल्कुल सही है। और इसके बाद जो नेक्स्ट है वो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि ग्वाइटर अथवा घेंगा पनपता है। ग्वाइटर और एक घेंगा रोग है वो पनपता है, किस चीज़ की कमी से होता है? तो आयोडीन की कमी से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। और इसका बाद है, कह रहा है कि थोरेक्सिन का श्रवण कहाँ होता है? तो कहाँ होता है फ्रेंड्स इसका? तो थॉयराइड में होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए मेरा बिल्कुल सही है। और उसके बाद ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, कह रहा है कि मानव में डायलिसिस थैली है। तो क्या है वो डायलिसिस थैली? क्या है? नेफ्रॉन को ही हम लोग क्या बोलते हैं? डायलिसिस थैली बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए मेरा बिल्कुल सही है। और इसके बाद ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, 61 नंबर क्वेश्चन है, भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो देखिए फ्रेंड्स, भोजन का पचना अपचयन अभिक्रिया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी मेरा बिल्कुल सही है। और उसके बाद ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स कि पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन होता है। तो पुष्पी पादपों में जो लैंगिक जनन होता है वो किस में होता है? फूलों द्वारा होता है। तो पुष्प यानी कि फूल में जो है ना, पादपों में लैंगिक जनन कहाँ होता है? फूलों के द्वारा होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो मेरा बी बिल्कुल सही है। और उसके बाद जो नेक्स्ट है, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो देखिए, शुक्रवाहिका ये जो है मनुष्य में होता है, यानी कि मर्द में होता है, ना कि मादा में होता है, यानी कि ये मेरा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। और उसका ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट है कि नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संकलन को कहते हैं, क्या कहते हैं फ्रेंड्स? हम लोग बौनापन कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? बौनापन कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा बी बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, 65 नंबर जो मेरा क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्न में से कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है? तो देखिए फ्रेंड्स, पपीता जो होता है वो एक लिंगी पादप का उदाहरण है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी मेरा बिल्कुल सही है। और उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 66 क्वेश्चन है, कह रहा है कि मुकुलन द्वारा है ना प्रजनन किस में होता है? मुकुलन द्वारा प्रजनन जो होता है फ्रेंड्स वो होता है हम लोग का ईस्ट में होता है। मुकुलन द्वारा जो प्रजनन होता है वो किस में होता है? ईस्ट में, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा बी बिल्कुल सही है। और उसका देखिए 67 है कि, सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया 67 नंबर क्वेश्चन में, ये आप लोग इसको छोड़ दीजिए। 67 में थोड़ा मिस्टेक है, इसको आप छोड़ दीजिए, टाइपिंग में मिस्टेक हो गया। और उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, 68 नंबर जो मेरा क्वेश्चन है वो कह रहा है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो देखिए फ्रेंड्स, अगर जोड़ा का बात करें तो 23, और अगर कोई नॉर्मली आपसे पूछे कि मनुष्य में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं तो कितना होता है? 46 होता है। कितना होता है फ्रेंड्स? 46। और जोड़ा पूछे तो 23, यानी कि ऑप्शन नंबर सी मेरा बिल्कुल सही है। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, 69 जो क्वेश्चन है, कीटों के पंख चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग है? जो कीट और चमगादड़ का पंख होता है वो किस तरह का अंग होता है? समवृत्ति अंग होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी मेरा बिल्कुल सही है। और उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 70 नंबर क्वेश्चन है, वो कह रहा है कि वर्तमान प्राणियों में कुछ संरचनाएं ऐसी पाई जाती है जिनका शरीर में अब कोई उपयोग नहीं रह गया है। ऐसी संरचना को कहते हैं हम लोग क्या बोलते हैं? ऐसी संरचना को अवशेषी अंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अवशेषी अंग बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा बी बिल्कुल सही है। और उसके बाद जिन शब्द की प्रस्तावना किसने की थी? यानी कि जिन जो होता है उस शब्द का प्रस्तावना किसने किया था? तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है वाटसन, वेंडेन, मेंडल या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, ना तो वाटसन ने किया था, न मेंडल ने किया था, उसके बाद ना ही वेंडेन ने किया था। और इसका जो होगा आप लोग आंसर कमेंट में बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो ये
आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि जिन शब्द की प्रस्तावना किसने की थी। ये आप लोग के लिए होमवर्क है और इसका आंसर आप लोग कमेंट में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा, और वहाँ पे नहीं आप लोग से हो पाएगा तो कमेंट में बताइएगा, तो हम उसका आंसर बता देंगे। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है की ओर बढ़ते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट मेरा जो क्वेश्चन है, देखिए 72 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन जैव अनवीकरणीय पदार्थ है। तो देखिए फ्रेंड्स, डीडीटी जो है वो जैव अनवीकरणीय पदार्थ है। यह डीडीटी जो मेरा हम लोग के घर में जो मच्छर भगाने के लिए छिटाता है वो अनवीकरणीय जैव अनवीकरणीय पदार्थ है, वो गलता नहीं है, ठीक ना फ्रेंड्स। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। और उसके बाद जो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 जो है, ओजोन परत पाई जाती है। तो देखिए फ्रेंड्स, ओजोन परत जो है वो कहाँ पाया जाता है, तो ये पाया जाता है स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या है, ये बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। और उसके बाद देखिए फ्रेंड्स 74 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है, निम्न में कौन एक जलीय आहार श्रृंखला है। जलीय आहार श्रृंखला है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि इसमें जलीय आहार श्रृंखला। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, तो पहला है शैवाल, जलीय कीट, उसके बाद मछली, यानी कि ऑप्शन नंबर जो मेरा बी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी मेरा बिल्कुल सही है। और उसके बाद देखिए फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी मेरा बिल्कुल सही है। इसके बाद 75 जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, निम्न में किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हरे पौधे, नीलहरित शैवाल, जंगली जानवर और फूल और पत्ते। तो देखिए फ्रेंड्स कह रहा है निम्नलिखित में किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे। तो जंगली जानवर जो है उपभोक्ता की श्रेणी में आता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी मेरा बिल्कुल सही है। उसका फ्रेंड्स जो मेरा 76 क्वेश्चन है वो कह रहा है कि निम्न में एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है। तो सूखे घास पत्ते, यानी कि ऑप्शन नंबर ए मेरा बिल्कुल सही। उसका 77 है, निम्न में से संसाधनों में, देखिए फ्रेंड्स कह रहा है कि निम्नलिखित संसाधनों में से किन्हें संपोषित रूप से उपयोग करने की आवश्यकता है। तो देखिए फ्रेंड्स इसका जो ऑप्शन नंबर डी है वो सही, बिल्कुल सही है, क्योंकि कोयला को भी हम लोग क्या करते हैं, संपोषित के रूप में उपयोग करते हैं, पेट्रोलियम और वन को भी। उसका 78 जो मेरा क्वेश्चन है वो कह रहा है कि विश्व में कितने प्रतिशत भाग में जल पाया जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स 70%, यानी कि विश्व में 70% भाग में जल पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। उसका 79 क्वेश्चन है वो कह रहा है कि निम्न में से सबसे ऊंचा बांध कौन है। तो देखिए फ्रेंड्स सबसे ऊंचा बांध जो है वो टिहरी बांध है, यानी कि जो मेरा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। उसके बाद लास्ट मेरा क्वेश्चन है वो है, कह रहा है कि गंगा नदी की लंबाई है। तो गंगा नदी की लंबाई जो लगभग कितना है, 2500 किलोमीटर, यानी कि जो मेरा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही, यानी कि गंगा नदी की जो लंबाई है लगभग कितना है, 2500 किलोमीटर। तो फ्रेंड्स आप लोग का यहाँ तक फर्स्ट टेस्ट सीरीज खत्म होता है, और आप लोग कमेंट में ये बताइएगा कि आप लोग से कितना क्वेश्चन खुद से सही हुआ है, ठीक। और आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि मेरे द्वारा बनाया हुआ इसी प्रकार के टेस्ट सीरीज आप तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू।